नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल B5 क्लासेज पर। हमने अब तक चैप्टर 1, चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए हैं और अब बारी है चैप्टर 3 की। तो शुरू करते हैं चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 3 का नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो दोस्तों, क्या होता है चतुर्भुज? सबसे पहले तो चतुर्भुज की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो देखिए चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज के नाम से ही पता चल रहा है कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज यानी जिसमें 4 भुजाएं होती है वो चतुर्भुज है। अब वो कोई सा भी हो सकता है, चतुर्भुज कोई सा भी हो सकता है। सम चतुर्भुज भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, समलंब चतुर्भुज भी हो सकता है, कोई सा भी चतुर्भुज हो सकता है। तो चतुर्भुज का अर्थ होता है कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घेरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो ये तो हो गया चतुर्भुज। अब चतुर्भुज कई प्रकार का होता है। समांतर चतुर्भुज भी होता है, समलंब चतुर्भुज भी होता है और होता है समचतुर्भुज। इस तरह से चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं। तो अभी तो हम प्रकारों को तो पढ़ेंगे नहीं, हमको केवल ये समझना है कि चतुर्भुज के और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इस चैप्टर में क्या क्या है, वो सारा का सारा इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए अब इसमें चतुर्भुज के जो एग्जाम्पल हैं उनको समझ लेते हैं। चतुर्भुज जैसे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज हो गया और हो गया समांतर चतुर्भुज, और है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इस तरह से ये चतुर्भुज है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई चतुर्भुज है, ये कोई चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के जो ये शीर्ष हैं, चतुर्भुज में 4 तो शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 तो शीर्ष होते हैं। तो इसका एक पॉइंट तो ये हो जाएगा कि चतुर्भुज के अवयव, चतुर्भुज के अवयव। तो देखिए चतुर्भुज के क्या क्या अवयव होते हैं। चतुर्भुज में 4 तो शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं चतुर्भुज के, 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं, 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है, 2 विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं।
चतुर्भुज में देखिए शीर्ष क्या है, दो भुजाओं से, दो भुजाएं जहाँ पर मिलती हैं, दो भुजाएं जहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर मिल रही है ये दोनों की दोनों भुजाएं, तो इसको कहेंगे शीर्ष, इसको कहेंगे शीर्ष यानी वर्टिक्स। ये भी शीर्ष हो जाएगा, ये भी शीर्ष हो जाएगा और ये भी शीर्ष हो जाएगा। तो ये तो हो गए चतुर्भुज के चार शीर्ष यानी वर्टिक्स। और देखिए चार कोण यानी चार एंगल। चार एंगल कौन कौन से हो गए? चार एंगल दो किरणों के झुकाव को, यहाँ पर ये दो किरणों का जो झुकाव है इसे कहेंगे एंगल। तो एक एंगल तो ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। तो इसके चार एंगल हो गए, चार कोण हो गए इसके। अब देखिए चार भुजाएं, चार भुजाएं कौन कौन सी है? चारों की चारों ये भुजाएं हैं, ये चार भुजाएं हो चुकी है, इनको कहेंगे चार भुजाएं। ये भुजाएं और ये भी भुजाएं, ये तो हो गई चार भुजाएं। चार भुजाओं के बाद में आता है, इधर भी लिख देते हैं कोण, ये भी कोण, कोण और एक ये भी कोण, कोण हो गई। कोण के बाद में आती है भुजाएं, भुजाई हो गई। और फिर भुजाओं के बाद में दो विकर्ण। तो देखिए विकर्ण कहाँ पर बनेंगे? ये हो गया एक ये विकर्ण और एक विकर्ण ये हो गया। तो इस तरह से इसमें हो गए दो विकर्ण, ये हो गया यहाँ पर ये विकर्ण और ये भी विकर्ण हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से दो विकर्ण बन चुके हैं, ये हो गए दो विकर्ण। अब देखिए विकर्ण की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए क्या होता है विकर्ण। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं विकर्ण। विकर्ण, विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल यानी विकर्ण। तो देखिए क्या होता है विकर्ण। जैसे हमारे पास में है ये चतुर्भुज, चतुर्भुज है, चतुर्भुज के ये दोनों शीर्ष हैं, आमने सामने के शीर्ष, इनको हमने मिला दिया। ये आमने सामने के शीर्ष हैं, इनको भी हमने मिला दिया। तो ये बन गए इसके विकर्ण। अब यहाँ पर ये जो विकर्ण बने हैं, विकर्ण बने हैं, तो इनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इनकी डेफिनेशन हो सकती है कि किसी भी बहुभुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, जो सीधी दूरी है, उसे कहेंगे विकर्ण या डायगोनल। तो देखिए किसी भी बहुभुज के सम्मुख, सम्मुख का मतलब है आमने सामने के, किसी भी बहुभुज के सम्मुख शीर्षों को यानी वर्टिक्स को मिलाने वाली सीधी रेखा, मिलाने वाली सीधी रेखा या दूरी, सीधी रेखा या सीधी दूरी को विकर्ण कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। विकर्ण कहते हैं। तो देखिए क्या होता है विकर्ण या डायगोनल।
किसी भी बहुभुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो सीधी दूरी है उसे कहेंगे विकर्ण। ये हो जाएगा विकर्ण। तो देखिए विकर्ण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो भी समझ लेते हैं कि विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, विकर्णों की संख्या कैसे पता करें। कोई सा भी बहुभुज हो तो उसके विकर्णों की संख्या कैसे पता लगाएं कि उसमें कितने विकर्ण है, उसमें डायगोनल्स की संख्या कितनी है। तो देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला है, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर n-3 n इंटू n-3 बटे 2। अब यहाँ पर जो n का मतलब है, n का मतलब है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो ये हो जाएगा विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला। n का मतलब है भुजाओं की संख्या, n जहाँ पर भी दिखाई दे हमको n के स्थान पर रखना है भुजाओं की संख्या का मान। जितनी भुजाएं हों, हमको जितनी भुजाओं की संख्या दे रखी हो n के स्थान पर वही मान रखना है। जैसे मान लीजिए हम सबसे छोटा जो भुजाओं का जो बहुभुज होता है यानी ट्रायंगल, त्रिभुज, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। n के स्थान पर 3 रख के देख लेते हैं कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो देखिए त्रिभुज के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम n बराबर 3, यानी त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर n का मान है 3, n के स्थान पर रखेंगे 3, n ये रहा 3, फिर n है तो यहाँ पर भी 3 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे 2। आप देखिए 3 को तो ऐसे कैसे लिखना है, ये लिख दिया, 3 में से 3 गया तो 0। अब ये गुणा में है, ब्रैकेट के बाहर अंक है वो गुणा में है ब्रैकेट के अंदर वाले मान से, 3 में से 3 गया तो 0 बटे में 2, 3 को 0 से गुणा किया तो 0 बटे 2, 0 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा मान 0। अब हम ये बता सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो विकर्णों की जो संख्या होती है, डायगोनल्स की जो संख्या होती है वो होती है 0। त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है, त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये फॉर्मूले से हमने समझ लिया है। अब इसकी आकृति भी बना के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, हमारे पास में ये कोई ट्रायंगल है। अब इसके देखिए हमने एक इसकी जो डेफिनेशन पढ़ी है विकर्ण की, वो ये पढ़ी है कि किसी भी बहुभुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, जो सीधी दूरी है, उसे कहेंगे विकर्ण या डायगोनल्स। इसके सम्मुख शीर्ष कौन कौन से हैं, एक शीर्ष तो ये रहा, एक वर्टिक्स तो ये है और दूसरा वर्टिक्स ये है, इसके सम्मुख है। अब अगर हम एक सीधी रेखा खींचे इस शीर्ष से इस शीर्ष तक, तो ये जो इसकी भुजा है इसी के ऊपर आ जाएगी, इस तरह से इसी में मैच हो जाएगी। दूसरा वर्टिक्स है ये वाला, यानी यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन खींचे सीधी रेखा, तो ये क्या हो जाएगी, ये इसी में मिक्स हो जाएगी। अब इसके और कोई वर्टिक्स है नहीं और कोई शीर्ष है नहीं सम्मुख, इनको मिलाएंगे तो इसी भुजा के ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से इसमें एक भी विकर्ण नहीं बना सकते हम। तो ये तो हो जाएगा त्रिभुज के लिए। चतुर्भुज के लिए भी समझ लेते हैं। n की वैल्यू रखनी है हमको 4, n के स्थान पर रखना है 4, यानी n की वैल्यू जो है वो रख देंगे 4, n के स्थान पर रखना है 4, n के स्थान पर 4 ब्रैकेट, n के जगह पे 4 माइनस 3 बटे 2, 4 में से 3 गया तो 1 से गुणा कर देंगे और फिर बटे में 2, 4 को 1 से गुणा किया 4 और बटे में 2, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2। तो यहाँ पर आ जाएगा मान 2 आ जाएगा इसका।
तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चतुर्भुज में, चाहे चतुर्भुज कोई सा भी हो, उसमें जो विकर्णों की जो संख्या होगी वो होगी 2। चतुर्भुज में यानी क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, विकर्णों की संख्या, डायगोनल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आप देखिए विकर्णों की संख्या हो जाएगी 2। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये एक चतुर्भुज है, इसके विकर्णों की संख्या देखिए, एक विकर्ण तो ये रहा इसका और दूसरा विकर्ण ये रहा, इसके सम्मुख शीर्षों को मिला दिया तो ये हो गई विकर्ण या डायगोनल्स। तो यहाँ पर इसमें बनेंगे 2 विकर्ण, चतुर्भुज में बनेंगे 2 विकर्ण। तो इस प्रकार से हम चाहे कोई सा भी बहुभुज हो उसके विकर्णों की संख्या को फाइंड कर सकते हैं। पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, उसके अंदर जितने भी भुजाएं हैं सभी का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी बहुभुज के अंदर कितने डायगोनल्स होंगे, कितने विकर्ण होंगे। तो उनकी सभी की संख्या, उन सभी की संख्या हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा।